चलिए भाई, नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बच्चा टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार आ जाएंगे और आज हम एक और टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक था वो हम करेंगे, निपटाएंगे, और वो है आपका इवैल्यूएशन में 3 प्रकार की जो है मतलब असेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। 3 प्रकार की असेसमेंट होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या दोनों सेम है? तो देखिए, दोनों तो सेम है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब तक सेम है, जब तक दोनों के बीच में अंतर ना आ जाए, तब तक जो है ये दोनों के दोनों सेम है। क्लियर है बात? तो यहां पर असेसमेंट यानी कि आकलन हो गया या फिर मूल्यांकन हो गया, दोनों क्या है? सेम है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर की बात आ जाएगी ना, तो हमेशा आपको यह समझना है फिर इवैल्यूएशन जो है वह क्या होगा? एक बड़ा रूप होगा। ठीक है, क्लियर है बात? इवैल्यूएशन क्या होगा यानी कि मूल्यांकन क्या होगा? फिर बड़ा होगा। जब होगा जब दोनों के बीच में अंतर की बात आएगी। किसकी बात आएगी? अंतर की बात आएगी। इस बात का ध्यान रखना। वैसे दोनों शब्दावली जो है आमतौर पर एक ही जो है वह बात करती है कि हमें बच्चों के व्यवहार को, बच्चों ने कितनी अभी तक उपलब्धियां जो है वह ग्रहण करी है, प्राप्त करी है, उसको हम यहां पर मेजर करते हैं या उसका हम मापन करते हैं। क्लियर है बात? वैसे ये दोनों जो है वह शब्दावली सेम है, लेकिन अगर कभी अंतर की बात आए तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा आकलन क्या होता है? आकलन जो होता है वह ज्यादातर किससे संबंधित होता है कि हम किस तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे जो है उनका अवलोकन किया जा रहा है, ठीक है, उससे संबंधित होता है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चा जो है वह पूरे साल क्या कर रहा है ना, एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में होता है। क्या कहोगे? व्यापक रूप से होता है। ये ध्यान रखना, पूरी चीजों को जो है वह मापता है, चाहे वह अकेडमिक्स हो चाहे वह नॉन अकेडमिक्स हो। क्लियर है बात? तो यहां पर इसका फोकस क्या होता है? बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करने के ऊपर। और यहां पर क्या होता है? चहुमुखी विकास पर, चाहे फिर वह शारीरिक हो चाहे वह मानसिक हो, इन सभी दृष्टिकोण पर फोकस करता है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ठीक है, या संवेगात्मक हो गया, सभी रूपों से क्या करता है? सभी रूपों से बच्चे का आकलन करता है। ठीक है राजे, मतलब ये ध्यान रखना है, कभी अंतर के ऊपर बात आए या कैसे आए तो वह आपको ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है? असेसमेंट के प्रकार करने हैं। असेसमेंट के 3 प्रकार होते हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेसमेंट के 3 प्रकार होते हैं, या आकलन के क्या होते हैं? आकलन के हमारे 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आप यहां पर इसको टॉपिक में लिख सकते हैं। क्या होगा? टाइप्स ऑफ असेसमेंट होगा। टाइप्स ऑफ असेसमेंट या फिर असेसमेंट के प्रकार या फिर आकलन के प्रकार आप कह सकते हैं। देखिए, 3 होता है, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है ऑफ लर्निंग, और एक होता है एज लर्निंग। क्या कहोगे? एक होता है सीखने के लिए मूल्यांकन, एक होता है सीखने का आकलन, एक होता है सीखने के रूप में मूल्यांकन करना। ये 3 प्रकार होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो 3 प्रकार के क्या होते हैं? 3 प्रकार के आकलन होते हैं। इधर देखिएगा, तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए ना कि 4, बस मैं एक छोटी सी ट्रिक दे रही हूं, वह याद रखना। 4 की कभी भी बात आए तो हमेशा ध्यान रखना, जिस तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो हमने विशेषताएं बताई है ना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चों का आकलन करते हैं, यानी कि क्लास में बच्चे बैठे होंगे और टीचर जो है वह सवाल जवाब जो है वह पूछ रही है, या दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट वर्क दे रही है, या प्रोजेक्ट कार्य दे दी है, या एमसीक्यू दे रही है, या मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलान वाले प्रश्न जो है वह पूछ रही है, यानी कि अभी बच्चा टीचर के टच में है। इस बात का ध्यान रखना। रोजाना यहां पर डेली बेसिस पर हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। तो यहां पर मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हम यहां पर जो है वह इस्तेमाल करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति जो है वह देखी जाती है, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे? ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या कहेंगे? एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैं बता रही हूं, ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने जो भी विशेषता
विशेषताएं पढ़ी थी वह सारी की सारी इसमें भी आ जाएंगी। यानी कि आप क्या कहोगे, ये एक ऐसा मूल्यांकन का तरीका है जो बिल्कुल तीनों में से सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट जो है वह यही है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर लगातार निरंतर बच्चे का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, या मूल्यांकन भी आप कह सकते हैं। निरंतर डेली बेसिस पर बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी गतिविधियां कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, सब कुछ जो है वह देखा जाता है। यानी कि बच्चों के ऊपर नजर रखी जाती है, आप कह सकते हो। कभी ऐसा है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर आएगा। छात्रों के सीखने के बारे में जो है वह देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसका एक प्रूफ हमें मिल जाता है। ठीक है, इसको हाँ इसको लिखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये पन्ना जो है वह लिखना पड़ेगा। चाहे आप आसान भाषा में लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, अपनी भाषा में लिख लो, इसको ना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे तो मैं भी लिख सकती हूं, आप साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, वैसे लिखा ही हुआ है तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जो मुझे बताना है। ठीक है जी, तो यहां पर हम छात्रों की उपलब्धियों में क्या करते हैं, सुधार। मतलब ये समझ लो कि इन सब में, इन सारी बातों में आपको एक चीज तो देखने को मिलेगी, वो क्या है कि बच्चों में सुधार हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा जी, बच्चों में सुधार हो रहा है। डायग्नोस्टिक टीचिंग का यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ निदानात्मक परीक्षण का हम कहां इस्तेमाल करेंगे, या उपचारात्मक परीक्षण कहां हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कहना है, चाहे मैडम डायग्नोस्टिक टीचिंग हो, क्या हो, चाहे डायग्नोस्टिक टीचिंग हो या निदानात्मक परीक्षण हो, चाहे उपचारात्मक परीक्षण हो, यानी कि रेमिडियल टीचिंग हो, क्या हो बेटा, चाहे रेमिडियल टीचिंग हो, दोनों चीजें कहां पर यूज होगी, दोनों चीजें यहां पर यूज होगी, है ना। ये ध्यान रखना। इसमें सभी के सभी, कल हमने बात करी थी ना, कि कल हमने ये बात करी थी कि जितने भी मॉडर्न मेथड्स है इवैल्यूएशन के, वह कहां पर इस्तेमाल होंगे, वह फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज होंगे। यानी कि आज के समय में हम बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, खुली आकृति वाले, हम बच्चों को चर्चाओं के मौके देते हैं, हम बच्चों की अभिव्यक्ति को जानते हैं। क्लियर है बात। तो जितने भी यहाँ पर विधियां होंगी वह कहां पर आएंगी, यहां पर आएंगी, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो फॉर्मेटिव, ये समझ लो कि फॉर्मेटिव में हमने जो जो चीजें पढ़ी थी वह सब किस में आ जाएगी, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है बात। फिर यहां पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं। जितने भी समेटिव असेसमेंट में, यानी कि जितने भी सारांशात्मक आकलन में हमने जितनी भी बातें पढ़ी थी वह सब किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि साल के अंत में हम ये करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यूनिट जब कंप्लीट हो जाती है तब हम टेस्ट लेते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि यूनिट का कोई यूनिट खत्म हो गई, उसके अंत में टीचर ने क्या लिया, टेस्ट लिया। यूनिट के समापन के बाद क्या ले रही है, यूनिट के समापन के बाद क्या ले रही है, समापन के बाद पश्चात के बाद क्या ले रहे हैं हम, यहां पर परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, परीक्षण कर रहे हैं। तो ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। या साल के अंत में लिखा भी हुआ है ना, अंत में मतलब कि ईयर एंड में हम यहां पर जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि लास्ट में जब बच्चों से पेपर जो है वह किया जाता है या पेपर लिया जाता है, तो साल के अंत में हम क्या करते हैं, यहां पर साल के अंत में हम क्या करते हैं, यहां पर परीक्षण करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो इसी वजह से ना ये क्या होती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मतलब सारी चीजों का हम यहां पर आकलन करते हैं और कहीं ना कहीं ये रटने के ऊपर भी बल देता है। एक बात ध्यान रखना, मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना कि बताओ ये क्या है, ये शिक्षक केंद्रित है, क्या कहोगे, शिक्षक, टीचर सेंटर्ड है। क्लियर है बात। और जबकि यह क्या है, यह बाल केंद्रित है, बच्चों के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, बच्चों की नई नई नवीन रचनाओं पर बल दिया जा रहा है। तो होगी ना, ये क्या हो गई, ये बाल केंद्रित हो गई। क्या हो गई जी, यह बाल केंद्रित हो गई। और जबकि ये क्या है, ये टीचर सेंटर्ड है, ये शिक्षक केंद्रित है। ये ध्यान रखना। मतलब अभी तक साल में उसने जितना भी सीखा होगा, अकेडमिक कह लो, नॉन अकेडमिक कह लो, सारी चीजें कह लो, तो आप क्या कहोगे, सब किस में आएगा, इसमें आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे वह सबमिटिव, चाहे वह हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वह यूनिट वाइज एग्जाम हो, है ना, इनका फोकस इसके ऊपर रहता है। इनका फोकस रहता है कि सारी चीजों पर फोकस रहता है। ऑफ का मतलब अंत में ही होता है, इसके बाद, इसी के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ मानकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीबीएसई में नहीं होता था, सीबीएसई में कि मान लो कि साल के अंत में एक परीक्षा ली जाती थी सीबीएसई बोर्ड में कि 100 में से अगर 40 नंबर में से कम आते हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। याद है कि नहीं। तो यानी कि ये क्या बना दिया, एक मानक बना दिया। क्या बना दिया, मानक बना दिया कि जिसके भी 40 में से कम आएंगे तो वह फेल हो गया। क्लियर है बात। ये टोटली एग्जाम
एग्जाम ओरिएंटेड है, आप बिल्कुल इसे एग्जाम ओरिएंटेड कह सकते हैं, एग्जाम पर ही फोकस रहता है। क्लियर है, रटने पर बल दिया जाता है, बहुत बढ़िया, एग्जाम ओरिएंटेड है। आप क्या कहोगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। समझ में आ रही है? क्लियर है। अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, रुकिए, इसके आधार पर मैं प्रश्न पूछूंगी। तो ये क्या होता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। क्लियर है, कोई बुक नहीं लेनी है, बस यहीं पर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, एक प्रैक्टिस सेट और साथ में ये क्लास, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए भाई, अब असेसमेंट एज लर्निंग, अब कहोगे मैडम ये दोनों तो हो चुके हैं, फिर ये कहां से आ गया है? देखो, इसमें क्या होता है कि बच्चा साथ साथ में सीखता भी जाता है, एक साथ मतलब साथ में सीखता भी है, साथ में लर्निंग भी करता है या सीखता भी है, और साथ साथ में क्या होता है, मूल्यांकन भी होता है, साथ में ही मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट भी हो रहा होता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं तो आप साथ साथ में जैसे कोई नई डिश या कोई नई रेसिपी बनानी है, आपका मन कर गया है तो कि घर पे हम कुछ नया बनाते हैं, आज 4 लोग आए हैं तो उनके सामने कुछ खिलाते हैं, कुछ नया बना के देखो। वैसे आता नहीं है खाना बनाना, लेकिन कुछ नया कर गया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर फटाफट से जो है वह खोलोगे एक वीडियो और उसको देखा देखी जो है नमक डालोगे, उसको देखा देखी जो है वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो देखा देखी आप डालते जाओगे। इसका मतलब क्या है, आप साथ साथ में लर्न भी कर रहे हो, साथ में ना चखते भी जा रहे हो कि इसका टेस्ट अच्छा भी आया है कि नहीं आया है, यानी कि मूल्यांकन भी चलता जा रहा है। तो इसकी खास बात ये होती है कि सीखने के रूप में मूल्यांकन का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पर सीख भी रहा है और साथ में उसका क्या हो रहा है, असेसमेंट भी हो रहा है। ये ध्यान रखना है, यानी कि इसको हम कहते हैं, जब भी शब्द आए ये ध्यान रखना, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ यानी कि हम अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और साथ साथ में मूल्यांकन भी चल रहा है कि हम कंट्रोल कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यहां पर सेल्फ रिफ्लेक्शन की जब भी बात होगी ना, या आत्मचिंतन की बात होगी, आत्मविश्लेषण की बात होगी, या सब परिकल्पना या सब संकल्पना की बात होगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी, वह हमेशा किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। क्लियर है बात? और एक और है, सुन लो, एक और एग्जाम्पल है, यदि हम बच्चे को प्रोजेक्ट देते हैं ना, प्रोजेक्ट क्या दोगे, यदि आप बच्चे को प्रोजेक्ट दोगे तो प्रोजेक्ट बच्चा साथ साथ में कर भी रहा है, साथ साथ में किताबें भी खुल रही है भाई, और साथ साथ में मूल्यांकन भी हो रहा है कि सही तरीके से, सही मार्ग से या सही दिशा से चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मूल्यांकन भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलिए अब मैं यहां पर जो है वह प्रश्न पूछने वाली हूं और आप जो है वह मुझे बताएंगे कि जो है वह आपको कितना आता है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ लो, तीनों में अंतर जो है वह समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि कभी भी बात हो जाए ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यह कभी नहीं आएगा, ये सबमेटिव असेसमेंट में ही इसी का पार्ट होगा। एक क्वेश्चन और आता है, मैं वो भी बता रही हूं। एक आता है कि यदि मान लीजिए पीयर जो है, यानी कि जो आपके दोस्त यार है, वो आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, ये कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो कभी कभी जो है वे असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा, कभी कभी असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाता है। बताओ, तो ज्यादातर आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कि पीयर जो है आपका असेसमेंट कर रहे हैं, पीयर असेसमेंट करने हैं, तो ये ध्यान रखना, यानी कि दोस्त यार जो है आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वह पीयर असेसमेंट किस में आएगा, इसके अंदर भी आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, और पीयर असेसमेंट कहां पर आता है, यहां पर भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना। वैसे हम सबसे पहले सर्वप्रथम पीयर असेसमेंट फॉर लर्निंग में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण ये है क्योंकि जो दोस्त है ना, वो साथ साथ में, जैसे मान लीजिए मुझे समझ नहीं आ रहा, टीचर का समझ नहीं आ रहा, तो ये जो दोस्त है ना, ये बड़ा पहलवान होता है, ये दोस्त हमें साथ साथ में बताता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा भी। तो पीयर असेसमेंट यदि आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चलिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं भी प्रश्न पूछने वाली हूं और फिर हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की कि हाँ मैडम कहां से क्वेश्चन जो है वह दे दिया, क्योंकि मूल्यांकन से ना काफी अच्छे जो है वह प्रश्न आते हैं, काफी बढ़िया प्रश्न आते हैं और थोड़ा गंभीर आते हैं। पोर्टफोलियो हो गया या फिर यूब्रिक हो गया, इन सब से मैंने देखा है कि काफी ज्यादा जो है वह बढ़िया प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्लियर है बात? चलिए भाई, अब जो दो प्रकार के मूल्यांकन है वो मुझे और बताने हैं, यहां से भी प्रश्न आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आप कह सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखो, है तो ये दोनों ही सही नहीं है, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एक अध्यापिका इसका इस्तेमाल करती है।
आप कहोगे कैसे मैडम? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट आपने सुना होगा, या मानक संदर्भित मूल्यांकन भी इसे हम कहते हैं, मानक संदर्भित। ठीक है, क्या होता है, कोई जानना चाहेगा? तो मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? आइए एक बार इसको ना थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, संदर्भित मूल्यांकन इसे हम कहते हैं ना, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्म बेस्ड असेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्म बेस्ड, नॉर्म का मतलब होता है रूल्स। ठीक है, नॉर्म बेस्ड असेसमेंट भी इसे हम कहते हैं, बेस असेसमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, कुछ नहीं बोलना है, बस आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि इसमें हम क्या करते हैं, आपस में दो वर्गों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों का आपस में जब मूल्यांकन किया जाता है, एक दूसरे के साथ जब मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्म बेस्ड असेसमेंट कहते हैं, या मानक संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा है, मान लीजिए, ठीक है, तो मूल्यांकन किसी भी आधार पर हो सकता है, ध्यान रखना, चाहे वह हाइट के आधार पर, जैसे उसकी ऊंचाई जो है ये दोनों ही 3rd क्लास के बच्चे हैं, तीसरी कक्षा के बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा जो है हाइट में थोड़ा सा छोटा है, बाकी अन्य बच्चे जो हैं वे इस हाइट के हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों की आपस में तुलना की जाती है। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों की आपस में जब भी तुलना शब्द दे रखा होगा ना, पहचानना है, अभी क्वेश्चन दूंगी मैं। बच्चों की आपस में क्या की जाती है? आपस में तुलना मतलब कंपैरिजन। ठीक है, तुलना की जाती है। अब वह किसी भी आधार पर की जा सकती है, किसी भी आधार पर, चाहे वह ऊंचाई हो, चाहे वह वजन हो बच्चे का, कि इस बच्चे का वजन जो है अन्य बच्चों के वजन से जो है वह कम है या ज्यादा है। तो इससे हम पता चला सकते हैं आसानी से कि कौन बच्चा ऐसा है जो और बच्चों से थोड़ा सा भिन्न है। भाई, एक टीचर को कैसे पता है कि सारे बच्चे तो भाषा बोल पा रहे हैं लेकिन एक बच्चा नहीं बोल पा रहा है ढंग से, तो हम फटाफट से कह देते हैं प्रिंसिपल को या फिर बच्चे के पेरेंट्स को कि आप जो है एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। क्योंकि टीचर ना उस समय पर आपस में, इस समय के जो बच्चे हैं, यानी कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के जो बच्चे हैं, तो उनके अंदर इतने क्षमता जो है वह विकसित हो जानी चाहिए। तो आपस में भी क्या होता है, आपस में भी मूल्यांकन होता है, इस बात का ध्यान रखना। हालांकि तुलना शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम यहाँ पर हाइट में जो है वह क्वेश्चन, हाइट में जो है यानी कि ऊंचाई में जो है हाइट हो गया है ना, मैं लिख देती हूं। तुलना किस आधार पर की जाती है? हाइट के आधार पर भी की जा सकती है भाई, वेट के आधार पर भी की जा सकती है, याद करने के तरीके में भी यानी कि अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल में भी ये तुलना की जा सकती है। ये ध्यान रखना, लर्निंग स्टाइल में भी ये तुलना की जा सकती है कि कौन कैसे पढ़ता है। तो एक अध्यापिका आपस में बच्चों की ही तुलना कर रही है, और यहां पर अध्यापिका द्वारा की जाती है। ये तुलना कौन करता है? ये तुलना बच्चे थोड़ा ना करते हैं, अध्यापिका द्वारा। किसके द्वारा? अध्यापिका द्वारा बच्चों में आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, और फिर पता लगाया जाता है कि कौन बच्चा कमजोर है या ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, इसके आधार पर तो अध्यापिका द्वारा यह तुलना की जाती है, चाहे वह लर्निंग स्टाइल हो, चाहे वह पर्सनैलिटी हो, समझ रहे हो ना, है ना, चाहे वह पर्सोनैलिटी, उसका व्यक्तित्व हो, एक्सेट्रा, मैं एक्सेट्रा लिख रही हूं, चाहे वह बुद्धि हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो आई बात समझ में? ये नॉर्म बेस्ड असेसमेंट होता है, यह मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है। एक आपने शब्द सुना होगा मानदंड। मानदंड क्या होता है? जिसे हम क्राइटेरिया रेफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड असेसमेंट, ऐसे भी लिखा जाता है, रेफरेंस्ड, ठीक है, असेसमेंट भी लिखा जाता है, या इवैल्यूएशन भी लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, इवैल्यूएशन। देखो, इसे हम कहते हैं मानदंड संदर्भित। क्या कहते हैं? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन भी इसे हम कहते हैं। क्या फर्क है? इसमें क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए तो एक बात ध्यान रखना, एक मानक जो है वह दिया जाता है, मानदंड जो है वह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीटेट है ना, क्या है? सीटेट है। तो सीटेट वालों ने एक मानदंड जो है वह दे रखा है। मानदंड क्या दे रखा है कि भाई 150 में से अगर आपके 90 से कम आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, 90 से यदि कम आते हैं तो क्या हो जाओगे? आप फेल हो जाओगे, यानी कि एक मानदंड है। ये तो आप बात समझते हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है। और सीबीएसई में भी ऐसा होता था। सीबीएसई में भी एक मानदंड है कि आप यहाँ पर 100 में से अगर 40 से कम लेके आओगे तो फेल हो जाओगे। तो एक क्राइटेरिया बना रखा है। क्या बना रखा है? क्राइटेरिया बना रखा है। तो यहां पर जो तुलना की जाती है वह आपस में नहीं की जाती। यहां पर जो तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है वह एक मानदंड से किया जाता है कि इससे ऊपर, इससे नीचे, इससे इसके बराबर या इससे ऊपर आएंगे तो पास हो जाएंगे, इससे नीचे आएंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो बच्चों की आपस में तुलना नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर बच्चे की तुलना, एक बच्चे की तुलना किसके साथ की जा रही है? तुलना यहां पर भी की जा रही है, लेकिन तुलना कैसे की जा रही है? मानदंड के अनुसार। मानदंड जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन बन रखा है, ठीक है। एक मानदंड जो है वह बना रखा है, ठीक है। तो तुलना जो है वह मानदंड के अनुसार की जाती है। इस बात का ध्यान रखना, अनुसार की जाती है। मतलब ये जो है ना क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो कि बच्चे के आपस में तुलना की जाएगी तो बताओ उसको हम क्या कहेंगे? एक मानदंड होगा, उसके साथ जो है वह या निर्धारित मानदंड के अनुसार जो है एक विशिष्ट मानदंड होता है, उसके अनुसार बच्चे की प्रदर्शन देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के प्रदर्शन मतलब होता है परफॉर्मेंस। बच्चों के प्रदर्शन को यानी कि परफॉर्मेंस सही है या गलत है, ठीक है, मानदंड के अनुसार देखा जाता है। कैसे? मानदंड के अनुसार देखी जाती है, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि वह सही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं? तो आइए एक बार जो है वह अंतर देख लेते हैं इसमें। देखिए, तो नॉर्म बेस क्या होता है या मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? एक आदर्श समूह मतलब दोस्त, है ना। आदर्श समूह मतलब दोस्त, कक्ष में पढ़ने वाले दोस्त हो सकते हैं या फिर ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो आइडियल होंगे, यानी कि यूं कह लो कि इनके अनुसार ही सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि आपस में हम तुलना करते हैं बच्चों की। क्लियर है बात? तो तुलना कैसे की जाती है? आपस में दोस्तों के साथ जो है वह की जाती है। व्यक्ति को एक दूसरे के साथ हम रैंकिंग देते हैं। क्या करते हैं? रैंकिंग देते हैं व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ। अगर आप कहेंगे कि ये मैडम लिखना है तो अपनी भाषा में लिख लो, ये लिखना है मतलब ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि जो है समझ में आ जाए। ये जो है ना ये जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो व्यक्तियों को आपस में क्या करते हैं? हम एक दूसरे के साथ तुलना करके रैंक देते हैं। भाई कौन ज्यादा होनहार है, कौन कम होनहार है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार जो है, जैसे कोई बच्चा जो है फर्स्ट रैंकिंग पर आया है, ठीक है, ये आदर्श, सबसे ज्यादा आदर्श माना जाएगा। सेकंड आ गया, कोई थर्ड आ गया। क्लियर है? तो आपस में ही क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। समझ में आ रही है? साथियों के साथ क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है? प्रदर्शन को निर्धारित मानदंडों या मानकों को आधार पर मापा जाता है। निर्धारित करे कि क्या व्यक्ति विशिष्ट सीखने के उद्देश्य या मानदंडों को पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो जो भी प्रदर्शन बच्चा कर रहा है, यानी कि जो भी व्यवहार कर रहा है, तो हम किसके अनुसार देखते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक टीचर ने कह दिया कि 40 में से जो 25 से कम लेके आएगा वह फेल हो जाएगा। तो एक मानदंड बना दिया उसने, इससे कम आएगा, एक क्राइटेरिया बना दिया, इससे कम आएगा तो फेल हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ये दोनों ही नेगेटिव टर्म है, ये दोनों ही है ना, ये दोनों ही नेगेटिव टर्म है। हम यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ये भी इस्तेमाल होती है, लेकिन है ये दोनों नेगेटिव। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ये? धन्यवाद जी। ठीक है, तो ये है क्या? ये दोनों ही क्या है? नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात? चलिए भाई, अब जितना भी अभी तक हमने किया है, मैं चाहूंगी कि आप जो है जोरों शोरों से अब आप क्वेश्चन लगाएंगे। मजा तभी आता है जब आप क्वेश्चन लगाओ और उसमें सक्षम हो। भाई हमारी तैयारी तो आपकी तैयारी के ऊपर आधारित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? मैम इसको बाल केंद्रित बोलेंगे? नहीं नहीं, ये दोनों शिक्षक केंद्रित है। देखो, टीचर के द्वारा किया जा रहा है तो बाल केंद्रित कैसे हो सकता है? बताओ, आप ही मुझे बताओ, ध्यान लगाओ। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है बेटा? ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये टीचर्स के द्वारा किया जा रहा है ना। तो ये कैसे हो सकता है? टीचर सेंटर्ड है, ये दोनों क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है बात? यह भी और यह भी, ये भी क्या है? शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड है, ये ध्यान रखना। क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? क्योंकि टीचर ही कर रही है, बच्चे आपस में थोड़ा ना मूल्यांकन करते हैं, बच्चे आपस में नहीं करते, बच्चे तो मेटाकॉग्निशन करते हैं। अभी बताऊंगी उसके बारे में भी। चलिए भाई, तो यहां तक समझ में आई? एक क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
एक बार लगाओ भाई, क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। एक संरचनावादी कक्षा में, संरचनावादी मतलब यहीं पर थोड़ी देर ना रुक कर ध्यान लगाना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। संरचनावादी या रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या लगता है, इस प्रकार का मूल्यांकन लगता है, ठीक है। अब लिखा है कि इसमें से निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, बताइएगा। किस पर महत्व देंगे, संकलनात्मक मूल्यांकन पर महत्व देंगे या संरचनात्मक मूल्यांकन पर महत्व देंगे, एक आयामी मूल्यांकन पर हम महत्व देंगे या मानकीकृत व एक समान मूल्यांकन पर हम महत्व देंगे। जी बताइए किसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से, किसका आंसर क्या होगा। और जो गलत पढ़ेगा, जो इस प्रश्न का गलत उत्तर देगा, फिर मुझे यहां पर बिठाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है, सही आंसर क्या है, वेरी गुड। एक बच्चे ने डी दिया है, एक बच्चे ने ए दिया है, बाकी सभी ने जो है वह बी दिया है। कहां गड़बड़ हो रही है बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। जब हम बात कर रहे हैं ना संरचनावादी, तो संरचनावादी एक ऐसा उपागम है जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देता है भाई, जो ये कहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, कि बच्चा आगे बढ़े या अपनी संरचना करे, कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर आए, और ये एक प्रकार का मॉडर्न तरीका भी है। तो इसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सबसे बेस्ट यही होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम बच्चों की क्रिएटिविटी पर बल देते हैं, यहां पर हम बच्चों की नई संरचनाओं पर बल देते हैं, यहां पर बच्चा अपनी बात की अभिव्यक्ति कर पाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ओपन एंडेड या फिर ऐसे सवाल देते हैं जहां पर बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, अपने विचारों को खोल पाए, क्लियर है बात, बंद कर ना रह जाए, शाई ना हो पाए। तो इसमें हम इस प्रकार की चीजों को जो है वह इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है दर्शिका, तो मैं धन्यवाद बोला था, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां तक समझ में आ गया, तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आते हैं, शाबाश। एक एक क्वेश्चन अच्छे से लगाना है। अब इधर देखिए, अभी क्वेश्चन आए हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग से। कहां से क्वेश्चन आया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्लियर है बात। तो निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए, किसके लिए, अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। अब बताओ मुझे, असेसमेंट फॉर लर्निंग से क्वेश्चन पूछा है, राइट, क्लियर है बात। अब यहां पर बताइएगा कि इसमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, बताइए। तो सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं होती हैं, इसके अंदर बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण जो है, रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रंस कंसेप्चुअल प्रोग्रेस हम करते हैं, या मानकीकृत परीक्षण हम करेंगे। केवल और केवल प्रत्यस्मरण का मतलब होता है, पहली बात तो केवल वाला जो शब्द है वह उचित नहीं है। ये क्या है, यह उचित नहीं है, ये ध्यान रखना। केवल शब्द उचित होगा नहीं, कभी भी हम रटने पर, भाई चाहे प्रत्यस्मरण लिखा है, इसका मतलब क्या है, रटना, रटने पर कभी बल नहीं दिया जाता है। क्या कहोगे, रटने पर कभी बल देंगे क्या बच्चे के, कि याद कर ले, याद वाली जो बातें हैं ना वो आनी नहीं चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि बच्चा रट कर या फिर याद कर या प्रत्यस्मरण कर या रिकॉल कर चीजों को जो है वह आगे बढ़ा रहा है। ये शब्द अच्छा नहीं है, अनुकूलित शब्द तो नहीं है, इसलिए उसको यहां से हटा देंगे। हमारा फोकस क्या होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, मैंने क्या कहा, फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसी ही विशेषताएं होती हैं, यानी कि बच्चा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आगे बढ़ता है। तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी समझ में आ रही है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए भाई इधर देखिए, अब एक और क्वेश्चन आता है, ऐसे भारी भयंकर क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिए क्या कह रहा है, सभी ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया आचार्य, बहुत बढ़िया लक्ष्मी, शिवानी, अनु, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, लवली कुमारी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 12 बजे, इसी वजह से मैं क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, 12 बजे जो है, अभी मैं 2-4 ही क्वेश्चन बता रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ही करवाते हैं फिर तो, और वही हमारा उद्देश्य होता है कि आप प्रश्न जो है वह ज्यादा से ज्यादा लगाए, है ना। चलिए, तो बच्चों के या का मूल्यांकन जो है वह कैसा होना चाहिए, केवल, देखो जैसी आए ना केवल, तो केवल कभी भी शब्द अच्छा नहीं होगा। तो जो पहली बार लर्न कर रहा है या पढ़ रहा है तो ये ध्यान रखना कि केवल शब्द अच्छा नहीं होता, तो जैसी देखा ना वैसी हटा दिया इसको, समझ में आ रही है। और आगे से आपको भी ऐसे करना है,
आपको भी इसी तरीके से करना है ताकि ये समय जो है वह वेस्ट ना हो। तो बच्चे का मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना होना चाहिए। क्या हमें बच्चों में तुलना करनी चाहिए, ये एक सकारात्मक शब्द होगा। या फिर बच्चों का मूल्यांकन निष्पक्ष पेपर पेन से परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। क्या ये अनुकूल शब्द है कि हम साल के अंत में जो है बच्चे का मूल्यांकन करेंगे? तो ध्यान रखना, समेटिव असेसमेंट अच्छा नहीं होता है क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, इसलिए। या फिर बच्चों का मूल्यांकन गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिनकी उनमें क्षमता है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। स्किल्स दैट द चाइल्ड पोजेसेस एज वेल द लर्निंग पोटेंशियलिटी। अभी तक बच्चों ने कितना सीखा है, उनके अंदर कितनी कौशलों का जो है वह विकास हो चुका है, उस पर हमें प्रतिबल देना है। तो जरूरी नहीं कि काम मूल्यांकन आए तो इसका मतलब साल के अंत में आ गए। इससे बेहतर एक चीज दे रखी है, वो क्या है कि बच्चों का मूल्यांकन हम क्या करेंगे, बच्चों के मूल्यांकन में सारी चीजों को जो है इकट्ठा किया जाए। बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है, कितने उनके ताकतों का निर्माण हो चुका है, विकास हो चुका है, उनके अंदर कौशलों का विकास किस तरीके से हो चुका है ना। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए भाई, अब एक और बात मुझे बतानी है। अच्छा, एक और बात इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया है कि मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण किस तरीके से होते हैं, बताइएगा क्या कहोगे। देखो, मानकीकृत जो है ना, ये भी एक क्या है, नकारात्मक शब्द है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। मानकीकृत जैसे मान लीजिए नकारात्मक शब्द है, यानी कि हर एक चीजें जो है वो तय होती हैं। क्या होता है, क्राइटेरिया बना होता है, उसकी के अनुसार एक फिक्स करिकुलम होता है, उन्हीं के अनुसार जो है हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। तो बताइए, मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षणों में छात्रों में विभिन्न सोच को प्रेरित करता है या फिर मूल्यांकन की कठोर संरचनाओं पर आधारित होता है, या शिक्षार्थियों की जरूरतें और विविधता पर कई तरीकों को नियोजित करता है। क्या ये बात सही होगी, इसके अनुसार सही लग रही है आपको ये, या फिर स्वीकार करें कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग गति से सीखता है। देखिए, यह सकारात्मक लाइन है, यह भी एक सकारात्मक लाइन है, यह भी एक सकारात्मक लाइन है, लेकिन है ये शब्द नकारात्मक है ना, है ये शब्द कैसा नकारात्मक है। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, कठोर होता है। मानकीकृत मतलब एक कठोर यहाँ पर इवैल्यूएशन का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए लाइन टू लाइन, बच्चे को जो मैंने परिभाषा लिखवाई थी ना, वही परिभाषा जो है वह लिखनी होगी, तभी नंबर मिलेगा। तो ये मानक बना दिया है टीचर ने, तो ये सही नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम या इवैल्यूएशन, ये शब्द कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो आपके कहेंगे बी उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही है, बी क्या कहोगे, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, गहरे लंबे बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब आते हैं किसके ऊपर, कल हमने सीसीई पढ़ा था, याद है आपको, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ये प्रश्न आया हुआ है बिल्कुल। जब हम सीसी की बात करते हैं तो ये व्यापक दृष्टिकोण पर हमारा फोकस होता है। सी मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हम निरंतर भी बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, रोजाना डेली बेसिस पर जब हम बच्चों को आकलन कर रहे हैं उसे हम कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी चीजों का हम एक रिकॉर्ड भी रखते हैं और बच्चों को देखते भी हैं। अब इसमें पूछा है कि इसमें से क्या क्या चीजें जो है वह शामिल होंगी, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए, सीसी का उद्देश्य क्या था जब वह आया था, इसका उद्देश्य क्या था तो बढ़िया उद्देश्य, लेकिन टीचर लोग है ना बर्बाद कर दिए इस कॉन्सेप्ट को भी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मूल्यांकन के मानदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। यहां पर हम योजना बनाते हैं कि किस तरीके से हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, क्या ये सही होगा। या फिर शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखित को तैयार करना, रिकॉर्ड मतलब पोर्टफोलियो। ठीक है, कि हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं या रिकॉर्ड बना रहे हैं। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना, क्या ये सही होगा, क्या आपको ये सही लग रहा है। श्रेणीबद्ध शब्द या रैंकिंग शब्द या ग्रेडिंग शब्द, याद है हमने पहले ही कहा था कि ग्रेडिंग हो गया, रैंकिंग हो गया, कभी भी हम ये नहीं करेंगे। ये शब्द अगर हमें देखने को मिले सीधा हम यहाँ पर इसको क्रॉस मार देंगे। तो सीसी का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि हम बच्चों को क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे या ग्रेडिंग देंगे या अंक देंगे। अंक देने का मतलब नहीं था, या अंक भी आ गया मान लो, तो यह अगर शब्द आएंगे तो यह गलत हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, एकीकृत मतलब जोड़ना, या इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना हो गया। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो आप क्या कहेंगे, सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके अनुसार।
मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। देखो इसमें ना पैरामीटर्स दे रखा है, अंग्रेजी में भी देख लिया करो थोड़ा सा, क्राइटेरिया नहीं है, पैरामीटर्स दे रखा है, तो वह शब्द जो है वह अनुकूलित है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ पर। क्योंकि सीसी में हम ये देखते हैं कि हम किस आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, क्या क्या जो है वह पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, किन किन चीजों में जो है मूल्यांकन किया जाएगा, तो ये देखा जाता है। थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, ए आंसर आएगा इसका। कोई बात नहीं, दिक्कत इसमें गलती भी हुई, लेकिन इसके आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि सीसी क्यों आया था या फिर सीसी का उद्देश्य क्या था, ठीक है। फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो ये क्या है, ये आपके जो है वे इस तरीके से चीजें आती है, याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन जो है मैं लगवाना चाहूंगी आपसे और चाहती हूं कि आप जो है वे सही उत्तर लगाए, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। अगर हम बात करें कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का एक वस्तुनिष्ठ उपकरण होता है, वस्तुनिष्ठ आप कहोगे, वस्तुनिष्ठ, अच्छा दो प्रकार के मूल्यांकन की और जो है हम बात कर लेते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, वस्तुनिष्ठ हो गया या व्यक्तिपरक हो गया, सुनना चाहेंगे क्या होता है। जब हम बात करते हैं ना वस्तुनिष्ठ की, यानी कि जब हम बात करते हैं, एक और समझ लो कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी होता है, और एक क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। क्या होता है, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी होता है, या भी इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिपरक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिपरक मूल्यांकन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, मूल्यांकन भी कहते हैं। अच्छा अब दोनों में अंतर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ना हमेशा, या इसे वस्तुनिष्ठ भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, है ना, वस्तुनिष्ठ, निष्ठ। अब ये क्या होता है, देखो इसमें हमारा फोकस इसके ऊपर होता है कि जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होता है, किसके ऊपर होता है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मूल्यांकन करता है, कैसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। यह मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन का तरीका है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करता है, को अपनाता है। जैसे मान लीजिए अपनाता है, इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं होता है, क्या कहोगे, कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए जिस चीज को परखना है वह वही परखता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चन कहूं, या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गया, या मिलान वाले क्वेश्चन हो गया, ठीक है, या फिर वन वर्ड वाले जो है उत्तर हो गया, तो इसमें ना भेदभाव होने की चांसेस जो है वे कम रहते हैं कि बच्चे ने कैसी सुंदर हैंड राइटिंग लिखी, टू द पॉइंट हमारा यहाँ पर फोकस रहता है। और ऑब्जेक्टिविटी जो है वे कहीं ना कहीं इसका फोकस जो है वह किसके ऊपर होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक्यूरेसी पर ज्यादा होता है। सब्जेक्टिव वाले जो आते हैं इसमें हम बच्चों की अभिव्यक्ति को देखते हैं, या बच्चों के इमोशंस को देखते हैं, ठीक है, बच्चों के भावनात्मक, बच्चों का भावनात्मक मूल्यांकन है, ऐसे कर लीजिए, बच्चों का भावनात्मक मूल्यांकन है। समझ में आई, भावनात्मक मूल्यांकन। आप कहोगे मैडम कैसे, बच्चों के भाव यहां पर इस प्रकार के मूल्यांकन में प्रकट होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे टाइप के जो है वे क्वेश्चन करवाऊं, या फिर अगर निबंध वाले जैसे प्रश्न करवा रही हूं, तो इससे बच्चे के भाव भी पता चलेंगे कि जैसे मान लीजिए प्रदूषण है तो बच्चों के भाव नजर आएंगे, क्लियर है बात है। या फिर लॉन्ग आंसर टाइप जो है वह क्वेश्चन करवाऊं तो बच्चों की अभिव्यक्ति तो हो रही है ना, लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि ये कम वैज्ञानिक है, ये कम वैज्ञानिक होता, साइंटिफिक क्या है, ये कम वैज्ञानिक है। अब जैसे हम किस आधार पर बच्चों को नंबर दें ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि बच्चों ने इतने सारे लंबे लंबे पैराग्राफ दे रखे होते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कम वैज्ञानिक होता है, और कहीं ना कहीं भेदभाव हो सकता है। जैसे सुंदर हैंडराइटिंग पर हम नंबर दे दिए, है ना, तो भेदभाव होने के चांसेस होते हैं, भेदभाव हो सकता है, भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि सुंदर हैंडराइटिंग पर हम नंबर दे रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, 2-4 लाइनें बच्चे ने ऊपर की अच्छी लिख दी है उसके आधार पर नंबर दे रहे हैं। तो दोनों में से बेस्ट कौन है, दोनों में से बेस्ट कौन है, ये दोनों में से बेस्ट कौन है, ये होता है। इस बात का ध्यान रखना। कभी ऐसी बात आ जाए कि बच्चा जो है, एक टीचर जो है बताओ किस प्रकार का मूल्यांकन करेगी, अगर वह बच्चे के इमोशन पर ध्यान दे रही है तो फिर सब्जेक्टिव आएगा। तो आपको ना प्रश्न में देखना होगा, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है ना।
तो जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे टाइप वगैरह ये ऐसे होते हैं, तो ये क्या आएगा, ये हमारा इसके अंदर आएगा, ठीक है, क्लियर है, सब्जेक्टिव में आएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का वस्तुनिष्ठ उपकरण होगा। क्या होगा, वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ उपकरण कौन सा होता है, पोर्टफोलियो कहोगे, निबंध कहोगे, एमसीक्यू कहोगे या साक्षात्कार कहोगे। बोलो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, हाँ, सीटेड जैसे सीटेड है या वन लाइनर वाले जो होते हैं या एमसीक्यू वाले होते हैं, सीटेड हो गया, ये एलटी ग्रेड की परीक्षा भी आ रही है जो बच्चों की, वह भी वन लाइनर होगी, या आजकल जो है वन लाइनर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता हो सके। तो ऑब्जेक्टिव में खास बात ये होती है कि जो बच्चे ने सही, चाहे हैंडराइटिंग से हमें मतलब नहीं है ना, सुंदरता या उसकी अभिव्यक्ति से मतलब नहीं है, कि एक्यूरेसी पर बल दिया जाता है, टू द पॉइंट बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, इस पर जो है वह बल दिया जाता है। देखो आपको लग रहा होगा पोर्टफोलियो, लेकिन सही उत्तर है एमसीक्यू। सही उत्तर क्या है, एमसीक्यू है। क्यों एमसीक्यू क्यों है, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव टूल है। क्लियर है बात। हालांकि सीटेट में तो नहीं आया है, लेकिन किसी और परीक्षा में आया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको देना चाहिए ताकि आपके दिमाग में जो है इसकी बोध हो, मतलब इन सारी चीजों की बोध हो। पोर्टफोलियो जो तरीका होता ना, पोर्टफोलियो एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मिश्रण होता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है, या पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि सब्जेक्टिव है, क्योंकि पोर्टफोलियो में हम बच्चों के रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस तो आ ही जाता है ना उसके अंदर, और एक्यूरेसी भी आता है क्योंकि बच्चों ने अभी तक क्या करा है उसका प्रूफ है, एविडेंस है हमारे पास। तो पोर्टफोलियो में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों का ही क्या होता है, मिश्रण होता है। क्लियर है बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां तक समझ में आ चुकी होगी काफी सारी बातें। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ चिल्ड्रन थिंक्स, एक बच्चा कैसे सोचता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन लगाना चाहोगे, है ना, एक मन करता है ना कि जितना ज्यादा से लगा सको, वैसे तो प्रैक्टिस सेट होगा ही होगा, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सको, हम तो यही कहेंगे भाई, मजा तो तभी आता है कि आप सही उत्तर लगाओ और बढ़िया होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो इसमें से क्या क्या चीजों को हमें शामिल करना होगा। अब लगाइए फटाफट से, हमारा फोकस क्या होता है, सीखने के लिए आकलन पर यदि एक अध्यापिका को फोकस करना है तो वो क्या करेगी बताइए, सेल्फ असेसमेंट का इस्तेमाल करेगी, पीयर असेसमेंट का इस्तेमाल करेगी, क्या ये सही होगा, या फिर क्वांटिटेटिव फीडबैक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंपैरिजन करेंगे, क्या बच्चों के अंदर हम अंतर करेंगे। तो सीखने के लिए आकलन अंतर पर फोकस नहीं करता, अंतर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है ना, तो अंतर करना बुरी बात है। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंतर नहीं करेंगे, अंतर करना सही नहीं होगा कभी भी। तो स्व मूल्यांकन इसके अंदर आ सकता है, सेल्फ असेसमेंट भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यह भी अगर मान लो अगर एज नहीं दे रखा तो वह यह भी किस में शामिल हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही, ये सारे के सारे एक अनुकूलित शब्द हैं। समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पर शब्दों को भी देखना होगा, अगर वह उसमें नहीं आएगा तो इसमें तो जरूर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जो है वह हम बातें करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग या हाउ चाइल्ड थिंक्स। एक बच्चा है ना, एक क्लासरूम में किस तरीके से जो है वह सोचता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में, एक बच्चा जो है क्लासरूम में किसके बारे में सोचता है, इसके बारे में चलो हम बात करेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे सोचता है। क्लियर है बात, हाउ चाइल्ड थिंक्स, हाउ चाइल्ड थिंक्स। ठीक है, ये एक यूनिट 3 में जो है वह टॉपिक है कि बच्चा कैसे सोचता है, हाउ चाइल्ड थिंक्स। ठीक है, बच्चा कैसे सोचता है। इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ थिंकिंग के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ थिंकिंग के ऊपर। देखो बच्चा ना अलग अलग प्रकार से सोचता है, पहले तो आपको यह समझना होगा बच्चे की जो सोच है वह अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे होती है, बच्चों की जो सोच है वह अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे होती है, एक होती है ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या होती है, सुनते जाइएगा, ऑटिस्टिक थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा खासा है। ऑटिस्टिक थिंकिंग, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, स्वालीन चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वालीन चिंतन, स्वालीन चिंतन भी इसे हम कहते हैं। क्लियर है, एक ये चिंतन होता है। एक होती है यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग। क्या होती है, रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, या फिर यथार्थवादी चिंतन होता है। ठीक है, क्लियर है बात। एक क्या होता है, एक होता है परसेप्चुअल थिंकिंग।
क्या होती है? परसेप्चुअल थिंकिंग होती है। इसको सही लिख देते हैं, परसेप्चुअल ठीक है, परसेप्चुअल थिंकिंग होती है। क्या होती है? एक होती है परसेप्चुअल थिंकिंग है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रत्यक्षात्मक विचार या अवधारणात्मक चिंतन। क्या कहोगे? इसे हम क्या कहते हैं? अवधारणात्मक, ओहो हो गया, अवधारणात्मक चिंतन भी इसे हम कहते हैं, चिंतन। क्लियर है बात? एक तो ये होती है। एक क्या होती है? एक आपने सुना भी होगा जिसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, मेटाकॉग्निशन को हम क्या कहते हैं? दो शब्द है, एक परासंज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं, एक क्या कहते हैं? इसे हम अधिसंज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं। एक परासंज्ञानात्मक चिंतन भी कहते हैं, संज्ञानात्मक चिंतन भी होता है। एक अधिसंज्ञानात्मक चिंतन भी इसे हम बोलते हैं। क्लियर है? एक और पन्ने पर एक और लिखवाऊंगी, एक और होता है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। क्या कहोगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है एक क्या होती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये सारे प्रकार हैं, ये सारे चिंतन है। बच्चे अलग अलग प्रकार से सोचते हैं ना। तो डाइवर्जेंट जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तो डाइवर्जेंट को हम क्या कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक सेकेंड, ठीक है? तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर डाइवर्जेंट को हम विभिन्नात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्नात्मक चिंतन। इसके बहुत सारे नाम है भाई, विभिन्नात्मक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है? और कन्वर्ज का मतलब जैसे इसे हम सम्मिलित चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलित सोच या सम्मिलित चिंतन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्लियर है बात? तो आइए इसके बारे में जो है वह थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सम्मिलित चिंतन भी कहते हैं, सम्मिलित चिंतन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब देखो इन सब में फर्क क्या होता है यदि आपसे पूछा जाए। ऑटिस्टिक थिंकिंग एक ऐसी चिंतन है, ये एक ऐसी थिंकिंग है जहां पर बच्चा क्या होता है? यहां पर बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, यहां पर स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। क्लियर है? स्वयं के बारे में ही सोचता है, इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? सोचता है। इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? स्वालीन चिंतन कहते हैं। क्या कहोगे? स्वालीन चिंतन कहते हैं। सेल्फ सेंटर्ड ये चिंतन होता है, ठीक है? सेल्फ सेंटर्ड आप कह सकते हो, आत्म केंद्रित आप कह सकते हैं। और ये क्या होता है? रिजिड होता है, बहुत ज्यादा बच्चा रिजिड होता है, यानी कि अपनी मनमानी करता है, ठीक है? वह ना वास्तविकता के बारे में नहीं सोच पाता, दिक्कत ये है। और ऐसा चिंतन जो है, जैसे जिद्दी बच्चे ज्यादा हो जाते हैं या फिर ऑटिस्टिक बच्चों में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है? क्लियर है बात? ऑटिस्टिक बच्चों में यह आपको देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं वास्तविकता के बारे में नहीं सोच पाते हैं, रियलिटी के बारे में नहीं सोच पाते हैं, ठीक है? रिजिड वास्तविकता के बारे में नहीं सोच पाते हैं, ठीक है? क्लियर है? बारे में नहीं सोच पाना, नहीं सोचते हैं, मतलब उन्हें नहीं मतलब है, उन्हें ना जिससे मतलब है, ये ध्यान रखना। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर कोई खिलौना महंगा है और अगर उन्होंने जिद कर ली है तो मुझे वो चाहिए। बच्चा बड़ा होने के बाद भी आईफोन, या मान लो कि एक ऋषभ बुल्ला का बच्चा है और फिर भी वह ऐसी जिद कर रहा है, तो उसकी मतलब वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, औरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, घर परिवार वालों की तो पड़ी ही नहीं है उसे। तो इसे हम कहते हैं आत्म केंद्रित। क्या कहेंगे? आत्म केंद्रित या फिर रिजिड चिंतन। क्लियर है बात? एक होता है रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, वास्तविकता या रियल लाइफ के बारे में सोचना, रियल लाइफ के अनुसार सोचना, ठीक है? के अनुसार सोचना। उसे पता है कि मेरी अभी की परिस्थिति क्या है, तो उसके अनुसार ही जो है वह डिमांड करेगा। क्लियर है बात? रियलिटी के बारे में सोचेगा, वास्तविकता क्या है। जैसे मान लीजिए अभी पैसा नहीं है, माता पिता ने कहा मैं खिलौना ला दूंगा, थोड़े दिनों बाद ही ला दूंगा, लेकिन लाऊंगा जरूर। तो वास्तविकता के अनुसार सोचता है बच्चा। समझ में आ रही है? क्लियर है बात? सोचना, तो ये ध्यान रखना, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर एक और बात है, मैम कौन सी? मैम प्लीज बता दीजिए कि आर्ट वाले कौन सी क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास कब चलती? पता नहीं है आपको? 12 बजे जो है वह हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है।
12 बजे मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाऊं और आपके सामने एक अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैं लाके दूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें मैं एक आधा क्वेश्चन जो है वह नया भी डालती हूँ, ये भी होता है। ठीक है, ठीक है मैम, मैं आपकी एड क्या ऐप का एड फेसबुक पर देखकर आई थी और मेरा आना बेकार नहीं गया। अच्छा, फेसबुक पे भी है? मेरी फेसबुक पे आईडी नहीं है। बचपन मतलब 12वीं के बाद बनाई थी। अब तो शादी ब्याह हो जाता है ना, उसके बाद ना फेसबुक, बस अपना फेस देख लो वही बहुत है, अपना फेस देख लो वही बहुत है, सच बता रही हूँ। ठीक है, इधर देखो, तो रियल लाइफ के अनुसार हम यहाँ पर सोचते हैं। एक परसेप्चुअल थिंकिंग भी होती है। परसेप्चुअल थिंकिंग का मतलब क्या होता है मुझे नहीं मालूम है कि ऐड चलती है जो भी है, अपने को सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता है। देखिए, परसेप्चुअल का मतलब क्या है, जैसे अवधारणा बना रहा है। जैसे मान लीजिए बच्चा जहां पर भी रहेगा ना वहां पर अवधारणा बनाएगा। जैसे मान लीजिए अगर घर में कोई नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वैसी अवधारणा बन जाएगी। छल कपट घर में ही चल रहा है, माँ बाप ही झूठ में लगे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वैसी अवधारणा बन जाएगी। ये ध्यान रखना। तो जो बच्चा देख रहा है, जो बच्चा सुन रहा है, जो फील कर रहा है, जैसे वह अनुभव ग्रहण कर रहा है, उसके अनुसार ही बच्चा इन चीजों को देखकर क्या करेगा, इन्हीं चीजों को देखकर अपनी अवधारणा बनाएगा। ऐसे मान लीजिए कि माँ बाप जो है वो क्रोधित रहते हैं, माँ बाप झूठ बोलते, तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। बच्चा भी, आपको क्या लग रहा है कि बच्चा सत्यवान हरिश्चंद्र होगा क्या? नहीं, तो बच्चा भी क्या करेगा, बच्चा भी झूठ ही बोलेगा। तो जिन चीजों को हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी अनुभव हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर अवधारणा बनती है। ठीक है, तो बच्चे की अवधारणा मतलब सोच। तो बच्चे की अवधारणा जो है, जो वह सुन रहा है, जो वह अनुभव कर रहा है, अनुभव करता है या सुनता है, सुनता है, उसके अनुसार बनती है, उसके अनुसार ही बनती है। क्या कहोगे? उसके अनुसार बनती है। समझ में आ रही है? बनती है, समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। क्लियर है बात? एक होता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या मालूम है? मेटाकॉग्निशन मतलब डीप थिंकिंग या डीप एनालिसिस। क्या कहेंगे? डीप एनालिसिस। जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्जाम होगा ना, जब मैं तुमसे पूछूंगी कि और बताओ कैसे चल रहा है, कहोगे मैडम चुप रहो, अभी मुझसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपके मन में ना इतने सारे विचार उमड़ रहे हैं कि पूछो मत। आप चिंतन मनन में लगे हुए हो, आप डीप थिंकिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, गहराई से बोध कर रहे हैं। अब अपने मन में कर रहे हैं कि क्या पढ़ा था, ये क्वेश्चन, ये इसका, ये होगा। तो कोई बात करेगा ना तो आप फटाफट से जो है वह चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप डीप एनालिसिस कर रहे हो, यानी कि गहराई से अध्ययन करना। क्या करना? गहराई से अध्ययन करना। ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? एक बच्चा यदि गहराई से अध्ययन कर रहा है या फिर चिंतन के बारे में चिंतन कर रहा है, उसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। गहराई से अध्ययन करना। क्या कहोगे जी? गहराई से अध्ययन करना या फिर चिंतन के बारे में चिंतन करना। क्या कहोगे? चिंतन के बारे में चिंतन करना, यानी कि डीप थिंकिंग करना। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। इसमें से सबसे बेकार यही है, बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सब जो है वह क्या है? सब जो है वह पॉजिटिव शब्द है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी सब क्या है बेटा? सब जो है वह पॉजिटिव शब्द है, बाकी सिर्फ यही बेकार है, बाकी तो सभी सही होते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात आती है किसके बारे में? यहां तक समझ में आ गई है? एक बार मुझे बताएंगे यहां तक समझ में आ गई है? क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो आते हैं ना वह अच्छे खासे होते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्वेश्चन भी दूंगी, तो 12 बजे की प्रैक्टिस सेट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना। चलिए, ठीक है, क्लियर है बात? चलिए एक और छोटा सा जो है वह हम कर लेते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है ना। एक होता है क्या? एक होता है डाइवर्जन और कन्वर्जन थिंकिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अवसारी चिंतन भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। बस लास्ट पार्ट है, ठीक है, अभिसारी चिंतन कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी अच्छी बातें होंगी वह सब किस में आएंगी? इसमें आएंगी।
जितनी भी नकारात्मक चीजें होंगी वह सब किस में आएगी, इसमें आएगी। अब सारी चिंतन क्या होता है, अब सारी चिंतन कैसा होता है, तो आप क्या कहोगे, इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि डब्बे के बाहर वाली, डिब्बे के बाहर वाला चिंतन। आप कहोगे मैडम ये क्या है ना, डिब्बे के बाहर वाला चिंतन, मतलब यही है कि बच्चा यहां पर कुछ अलग ही सोच रहा है। क्या कर रहा है, कुछ अलग सोचना, क्या करना, कुछ यूनिक सोचना, कुछ नया सोचना। बच्चा नया सोचता है यहां पर, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करता है। क्लियर है बात। ये फ्लेक्सिबिलिटी या क्रिएटिविटी पर बल देती है। यह चिंतन जो है वह क्रिएटिविटी पर या लचीलेपन पर यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पर क्या देगी, अधिक बल देगी। इस बात का ध्यान रखना। ये पूरी का पूरा चिंतन जो है वह बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चा अपने यहां पर अभिव्यक्ति कर पाएगा। क्लियर है बात। और इसमें हमेशा हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल जो है ये चिंतन चलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है। लेकिन अभिसारी चिंतन कैसा होता है, ये हमेशा रटने के ऊपर कहीं ना कहीं बल देती है। किसके ऊपर, रटने पर बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसे डब्बा बंद यानी कि इनटू द बॉक्स थिंकिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लो ये समस्या है तो बच्चा ना इर्द गिर्द उसी समस्या के जो है वह घूम रहा है, कुछ अलग नहीं सोच पा रहा है, तो इसलिए हम डिब्बा बंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिब्बा बंद वाली चिंतन। क्या कहोगे, डिब्बा बंद वाली चिंतन। या फिर ये कैसी होती है, जटिल होती है। क्या होता है ये चिंतन, कैसा होता है, जटिल होता है। यूं कह लो टीचर सेंटर, टीचर जो चाहेगी वह आपसे सुचवाएगी। इस बात का ध्यान रखना। यहां पर हम क्या करते हैं, अनेक सूचनाओं को एक साथ जोड़कर जो है वो उत्तर बताते हैं। यूं समझ लो कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। ठीक है, एक प्रश्न का ऐसे समझ सकते हैं, एक प्रश्न का या एक समस्या का केवल एक ही उत्तर होना। जैसे मान लो मैं एक बता रही हूं आपको, उत्तर होना। अगर आप बच्चों से पूछोगे बेटा 8 कैसे आता है, तो पता क्या कहेगा, एक बच्चा कहेगा कि 4 + 4 क्या होते हैं, 8 होते हैं। वह और पहलू को नहीं सोच पाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक समस्या के विभिन्न पहलू पर ध्यान देना। क्या कहोगे, एक समस्या के, लिख लो चाहे तो, एक समस्या है मान लीजिए, एक समस्या के विभिन्न पहलू पर हम क्या करते हैं, विभिन्न मतलब अनेकों पहलुओं पर हम ध्यान देते हैं। विभिन्न पहलुओं पर हम यहां पर ध्यान देते हैं। क्लियर है बात, पर ध्यान देना समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों से पूछोगे ना कि बेटा 8 कैसे आता है, तो कहोगे मैडम ये भी पूछने वाली बात है, 10 में से 2 माइनस कर दो 8 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा, 2 गुणा कर दो 4 से 8 आ जाएगा। 1 लाख में से अगर 99,999 या 98 अगर आप माइनस करेंगे, 92 अगर आप माइनस करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। तो यानी कि एक समस्या है उसको वह अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, अलग अलग जो है वह पहलू से देख रहा है। जैसे मान लीजिए भीड़ लग जाती है तो आप कहते हैं ना यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। और दूसरा बच्चा जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, नहीं मैं तो यहीं से जाऊंगा जी, जब ये फ्री हो जाएगा, जब ये भीड़ हट जाएगी तभी मैं अपने घर जाऊंगा। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच के ऊपर जो है बल देता है। यहां पर हम छोटे बच्चों के साथ हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ भी संरचनाएं करनी होती है, कुछ भी बुनना होता है, या कुछ भी नवीन जो है सुचवाना होता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, तो याद रखेंगे। ठीक है ना, याद रखना है हमें। और 12 बजे जो है वह प्रैक्टिस सेट होगा, तैयार रहना है आपको। ठीक है जी, चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप साथ साथ में उत्तर भी देते हो, कितने सारे बच्चे जो है वह साथ साथ में बोलते भी जाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नमस्कार सभी को, 12 बजे मिलना जरूर है, मैं क्वेश्चन डालने वाली हूं, तैयार रहेंगे सभी लोग। नमस्कार।